Hello everyone, today I am going to start the new video, lecture 34 on the topic of second law commission। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ कमीशन और उसके साथ हमने चार्टर को भी डिस्कस किया। चार्टर का नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको वहाँ पर आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके हमारी फर्स्ट लॉ कमीशन और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने अच्छे से आपको बताया है जिसमें आपको पॉइंट और जो उसका कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होगा। उसके बाद आप सेकंड लॉ कमीशन वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ कमीशन। आखिर इसमें कितने मेंबर थे और इसमें इसकी क्या रिपोर्ट्स थी, ठीक है, इसका क्या पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका हम अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। द सेकंड लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड ऑन November 9, 1853 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन रोमिली। देखिए, जो सेकंड लॉ कमीशन है वो अपॉइंट की गई थी कब? 9 November 1853 को, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, मतलब कि 3 years के पीरियड के लिए, मतलब कि 3 साल की इसका पीरियड था। ठीक है, इस कमीशन का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन रोमिली, मतलब कि इसका अंदर जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन थे सर जॉन रोमिली। हमने अपनी फर्स्ट लॉ कमीशन देखा था, उसमें हमने बताया था आपको जो उसका चेयरमैन था कौन था, लॉर्ड मैकॉले था ना। और उसके अंदर कितने मेंबर थे? उसमें थे 4 मेंबर और इसमें है 7 मेंबर्स। कितने मेंबर इसमें? 7 मेंबर्स इन दिस लॉ कमीशन। ठीक है, दिस कमीशन हेल्ड इट्स मीटिंग इन लंडन टिल द मिडल ऑफ 1856 एंड सबमिटेड इट्स 4 रिपोर्ट्स आफ्टर एग्जामिनिंग द प्रपोजल्स ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। मतलब कि जो ये कमीशन है सेकंड लॉ कमीशन, इसकी जो मीटिंग होती थी वो लंदन में मतलब कि लंदन में ही होती थी। ठीक है, कब तक हुई थी वो मीटिंग? 1856 तक। ठीक है, टिल द मिडल ऑफ 1856 तक इसकी जितनी मीटिंग थी वो लंदन में हुई। एंड सबमिटेड इट्स 4 रिपोर्ट, इसने अपनी 4 रिपोर्ट को सबमिट भी किया था। ठीक है, किसको एग्जामिन और प्रपोजल्स के बाद, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसको एग्जामिन करने के बाद, ठीक है, जो उसका एग्जामिन का प्रपोजल था उसको मतलब कि उसको एग्जामिनिंग किया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उसके अंदर 4 रिपोर्ट को सबमिट किया। ठीक है, तो हम 4 रिपोर्ट वह कौन सी थी उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो 4 पॉइंटों में मैंने इन 4 रिपोर्ट को बताया आपको पॉइंटों में। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट जिसकी फर्स्ट रिपोर्ट थी वो कब मतलब कि सबमिट की गई थी। द सेकंड लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट 1885 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की थी, इन विच इट प्रपोज द यूनिफिकेशन एमलगमेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद दी सदर अदालत। देखिए, यूनिफिकेशन और एमलगमेशन एक ही मतलब वर्ड है, इसका मीनिंग दोनों का एक ही है। ठीक है, एमलगमेशन मतलब कि एक जंग कर देना दोनों को। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट थी और जो सदर अदालत थी, हमने अपने शुरू वाले लेक्चर्स में देखा था जो सदर निजामत अदालत थी। ठीक है, सदर अदालत थी, ठीक है, सदर दीवानी अदालत थी। तो इस तरह की हमने अदालत डिस्कस की थी। तो जितने भी वे अदालत थी और जो सुप्रीम कोर्ट थी उन सभी को एमलगमेट किया जाए। ठीक है, इसने इस रिपोर्ट को सबमिट किया था, इसके लिए इसका प्रपोजल था एक किस्म से। तो इसने अपनी रिपोर्ट इस वजह से सबमिट की ताकि सुप्रीम कोर्ट जो सदर अदालत थी उनको एमलगमेट किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। ठीक है, एक बना दिया जाए उनको। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द हाई कोर्ट शुड बी इस्टेब्लिश इन द प्लेस ऑफ दिस 3 कोर्ट्स। मतलब कि जो 3 कोर्ट थी, कौन कौन सी? सुप्रीम कोर्ट होगी और सदर निजामत अदालत होगी और सदर अदालत थी। ठीक है, एक सदर निजामत अदालत भी थी। ठीक है, उसको हमने बताया था अपने शुरुआत वाले जो हमारे शुरू की वीडियोस थी उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था सदर निजामत अदालत के बारे में भी, सदर दीवानी अदालत के बारे में भी। ठीक है, और काफ़ी कोर्ट अदालत थी तो उनको मैंने अच्छे से आपको बताया था। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब कि इसमें फर्स्ट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन सभी को एमलगमेट किया जाए और उसकी जगह पर हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, इन दी प्लेस ऑफ दीज 3 कोर्ट्स। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसकी जगह पर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए, तो मतलब कि एक ही हो जाएगी वो। ठीक है, सबको मिलाकर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए, इसका मतलब कि ये सजेशन था। सेकंड रिपोर्ट को देखते हैं हम। सेकंड रिपोर्ट में क्या कहा था इन्होंने? In this report, the Law Commission agreed with the Lax Law report of the first Law Commission that there should be substantive civil law for the inhabitants of the mufassils। देखिए, हमने अपने लैक्स लॉ की रिपोर्ट को देखा था किसमें? फर्स्ट लॉ कमीशन में। फर्स्ट लैक्स लॉ की मतलब कि
लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। ये किसके लिए होते थे? जो अदर यूरोपियंस होते थे, जो अदर कंट्रीज के होते थे यूरोपियंस, उनके लिए ये मतलब कि लैक्स लॉ की एक लॉ था, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, मतलब कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसमें मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, वो देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें बताया था कि जो ये सेकंड लॉ कमीशन है, इसने मतलब कि एग्री हो गई थी जो लैक्स लॉ की रिपोर्ट थी फर्स्ट लॉ कमीशन की, ठीक है। इससे इसकी जो लैक्स लॉ की रिपोर्ट थी इससे एग्री हो गई थी सेकंड लॉ कमीशन, दैट देयर शुड बी सब्सटेंटिव सिविल लॉ फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस, जो कि मतलब कि सब्सटेंटिव सिविल लॉ थे इनहेबिटेंट्स के लिए जो मुफस्सिल्स में थे। मुफस्सिल्स मैंने आपको पहले बताया था, मुफस्सिल्स वो होते हैं जो हमारी प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। इनसे अलग जो होती थी उनको मुफस्सिल्स कहते थे, ठीक है। इनके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता था किनका? ब्रिटिशर्स का, ओके। तो जहाँ जो मुफस्सिल्स के इनहेबिटेंट्स थे तो उनके लिए सब्सटेंटिव सिविल लॉ थे, उसको होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इसके अंदर मतलब कि रिपोर्ट में यही बताया इसने, ठीक है, इसके बारे में सबमिट किया था, ठीक है। तो इसी में ही एक और पॉइंट आता है, द कमीशन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ए व्यू दैट ओनली सो मच portion of the English law should be adopted in India which did not offend the sentiments and emotions of the natives। देखिए इस पॉइंट में कहा गया कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, मतलब कि इस कमीशन ने कहा था कि जो इंग्लिश लॉ है उसका जो पोर्शन है इंडिया में जो अडॉप्ट किया जाता है, मतलब कि वो मतलब कि अडॉप्ट तो किया जाए लेकिन इतना अडॉप्ट ना किया जाए जिससे कि जो वहाँ पर नेटिव्स हैं, नेटिव जो रहने वाले हैं, ठीक है, इंडिया में नेटिव्स कहते हैं उनको, तो उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके इमोशंस हैं, ठीक है, उनको ऑफेंड न किया जाए, ठीक है, उनको वायलेट नहीं किया जाए। तो इसी वजह से इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो इंग्लिश लॉ है उसका जो पोर्शन है वो किसी भी नेटिव्स के सेंटिमेंट्स को और इमोशंस को ऑफेंड ना करे, ठीक है। तो इसमें इनकी सेकंड रिपोर्ट में यही था, ठीक है। सेकंड रिपोर्ट अच्छे से जान लिया हमने। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड रिपोर्ट में। इसकी थर्ड रिपोर्ट में क्या कहा गया था? In its third report, the Law Commission suggested a judicial system and procedure for the courts in the northwestern provinces। देखिए इसमें कहा गया है कि जो थर्ड रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, जो सेकंड लॉ कमीशन है, इसने सजेस्ट किया था जुडिशल सिस्टम, इसने सजेस्ट किया था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है ना, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, मैंने आपको पहले भी बताया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, अगर देखिए आपने वीडियो पहले तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। तो वो जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे तो उनमें जितनी भी कोर्ट थी वहाँ पर जो जुडिशल सिस्टम था और जो प्रोसीजर था उसको इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। इसने इसके लिए सजेशन दिया था अपना जो थर्ड रिपोर्ट में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं फोर्थ रिपोर्ट में। इन दी फोर्थ रिपोर्ट द कमीशन प्रोपोज द जुडिशियल प्लान फॉर द प्रेसिडेंसीज ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास एज अ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें पॉइंट में कहा था कि जो फोर्थ रिपोर्ट थी कमीशन की, इसमें जो प्रेसिडेंसीज थी कौन सी? बॉम्बे एंड मद्रास, कैलकाटा को नहीं गिनेंगे, इसमें कैलकाटा नहीं आएगा, बॉम्बे और मद्रास को, मतलब कि इसमें इसने कहा था कि जो वहाँ पर जुडिशियल प्लान है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है, किसके फॉर्म में? यूनिफॉर्म पैटर्न के फॉर्म में, ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न के फॉर्म में वहाँ पर जुडिशियल प्लान को प्रपोज किया जाए, ठीक है। इस कमीशन की फोर्थ रिपोर्ट में यह कहा गया था, ठीक है। तो ये हमारे 4 रिपोर्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने कोड्स प्रोपोज्ड बाय द सेकंड लॉ कमीशन, मतलब किसने जो कोड्स प्रोपोज किए थे बाय द सेकंड लॉ कमीशन वो कैसे थे, ठीक है, और कब हुए थे। तो अब हम देखते हैं इसमें दिस सेकंड लॉ कमीशन सबमिटेड 4 ड्राफ्ट कोड्स ऑन सिविल प्रोसीजर विच वर फाइनली इंट्रोड्यूस्ड एज कोडिफाइड सिविल लॉ अंडर द एक्ट ऑफ 1859। देखिए जो सेकंड लॉ कमीशन था इसने अपने 4 ड्राफ्ट कोड्स को सबमिट किया था ऑन सिविल प्रोसीजर पर, ठीक है, सिविल प्रोसीजर पर इसने ड्राफ्टिंग की थी 4 कोड्स पर, विच वर फाइनली इंट्रोड्यूस्ड एज कोडिफाइड सिविल लॉ, मतलब कि इसने मतलब कि फाइनली इंट्रोड्यूस किया था कोडिफाइड सिविल लॉ के अंडर, मतलब कि कोडिफाइड सिविल लॉ में, ठीक है। कोडिफाइड सिविल लॉ एक डेजिग्नेटेड नेम था और अंडर द एक्ट ऑफ 1859 इसको फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। दिस कोड वॉज एबोलिश्ड इन 1877 एंड 1882, मतलब कि इस कोड को, जो ये कोड था 1859, इसको एबोलिश कर दिया गया 1877 में भी
और फिर उसके बाद इसको फिर से एबोलिश करने से कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन फिर इसको फिर से 1882 में एबोलिश कर दिया गया, 2 बार इसको एबोलिश कर दिया गया। लेकिन फाइनली द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ जो 1908 है अभी भी पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं सीपीसी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 एंड फॉर द थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि फाइनली इसको इंट्रोड्यूस कर देगा था सीपीसी को 1908 में एंड फॉर थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि होल ऑफ द कंट्री इंडिया में, ठीक है। दी पेनल कोड ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले इन 1837 वॉज रिवाइज्ड बाय सर बार्नेस पीकॉक। जो पेनल कोड ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकॉले ने, हमने अपनी फर्स्ट लॉ कमीशन में देखा था, लॉर्ड मैकॉले थे जिन्होंने पेनल कोड को ड्राफ्ट किया था 1837 में, और इनको रिवाइज किया था किसने, रिवाइज्ड बाय सर बार्नेस पीकॉक, ठीक है, सर बार्नेस पीकॉक थे, उन्होंने इसको ड्राफ्ट को जो था इनको रिवाइज किया। हु वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेकंड लॉ कमीशन, जो मतलब कि जो बार्नेस पीकॉक थे ये वन ऑफ द मेंबर ऑफ सेकंड लॉ, मतलब कि ये सेकंड लॉ कमीशन के मेंबर थे, ठीक है। इट वॉज फाइनली इनेक्टेड ऑन 1860 और फिर इसके बाद इसको फाइनली इनेक्ट किया गया 1860, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, ठीक है, 1860। तो वो यही था, ठीक है, इसी सेकंड लॉ कमीशन के अंडर इसको फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट आता है इसमें ही, द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1861 वेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत वर एबोलिश्ड एंड इन देयर प्लेस अ हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी। देखिए, मैंने आपको वैसे भी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के ऊपर मैंने 3-4 वीडियो आपको बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के। लास्ट में आपको यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप जाकर हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने अगर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट की वीडियो देखनी है स्पेशली तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है पॉइंट में कि जो सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट थी उनको एबोलिश कर देगा और इसकी जगह पर 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, पास किया उसको, और फिर उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया इन ईच ऑफ द प्रेसिडेंसीज, जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, इनमें इनको इस्टेब्लिश किया गया हाई कोर्ट को, ठीक है। तो ये हमने किस में पढ़ा था, फर्स्ट रिपोर्ट में पढ़ा था ना, देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट रिपोर्ट में भी पढ़ा था, यहाँ पर 1885 में, मतलब कि इसने एमलगेमेट करने की सोची थी रिपोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत, और इसकी जगह पर क्या मतलब कि क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट में पढ़ा था। तो इसमें यही था, ठीक है। तो अगर आपको हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी वीडियोस देखनी है तो आप आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सीधा डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। और शुरुआत में मैंने आपको फर्स्ट लॉ कमीशन का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, उस वीडियो को भी। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ कमीशन, ठीक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको देखना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।